वेलकम बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के कुछ प्रश्न। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान के प्रश्न। चलिए फटाफट से अपने प्रश्नों पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में जल किस रूप में पाया जाता है? यानी जो हमारा वायुमंडल है हमारी पृथ्वी के ऊपर का, उसमें जल किस रूप में पाया जाता है? जल वाष्प, जल, बर्फ या कोई नहीं। जो सही आंसर है बच्चों वो क्या है कि वायुमंडल में जो जल है वो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और किस रूप में पाया जाता है बच्चों? और ये पाया जाता है कोहरा के रूप में। किस रूप में? कोहरा। और जो एक और पाया जाता है वो बादल। अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा तो हम टिक लगाएंगे सभी। ध्यान रख लेंगे कि वायुमंडल में जल, जल वाष्प, कोहरा और बादल तीनों फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा बच्चों, अगर आपको इन वीडियोस के पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इसके पीडीएफ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो जिसको पीडीएफ अगर चाहिए ऐसे सॉल्व किया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर ज्यादा कमेंट आए तो मैं पीडीएफ भी नेक्स्ट वीडियो से और इस वीडियो का भी पीडीएफ मैं नीचे लिंक में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान के मात्रक हैं। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? टन, किलोग्राम, कुंतल या ग्राम। तो जो सही आंसर है बच्चों, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। अब आप देखिए जो लिखा हुआ है एमकेएस, इसका मतलब क्या होता है? एम से होता है बच्चों मीटर। एम से क्या होता है? मीटर। के से होता है किलोग्राम, किलोग्राम। और एस से होता है सेकेंड। तो हम ध्यान देंगे कि जो हमारा मीटर है वो किसका है? लंबाई का। किसका है? लंबाई का। और किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। इसको हम मानक मात्रक भी कहते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 78, 21, 0.03 या 22%। तो जो सही आंसर है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21। अब यहाँ पे हमें जो जानना है बच्चों, वायुमंडल में मेनली तीन गैसें होती हैं मुख्यतः मेन रूप में। तो सबसे पहले होती है हमारी नाइट्रोजन, ये होती है 78%। दूसरी होती है हमारी ऑक्सीजन, ये होती है 21%। तीसरी होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाती है हमारी 0.03%। उसके बाद होती है अन्य गैसें, जलवाष्प और मतलब बाकी सब कुछ जो भी आता है आपका, धूल के कण वगैरह, ये होते हैं 0.97%। तो ये हमारे वायु का संगठन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भू प्रपर्टी, प्रवार, कोड या सियार। तो जो सही आंसर है बच्चों वो क्या है? भू प्रपर्टी। अब पृथ्वी हमारी है बच्चों, तो जब इसको अगर हम काटते हैं इस तरह से, मान लीजिए एक टुकड़ा काटते हैं इसका इस तरह से, तो जो ऊपर वाली परत होगी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भू प्रपर्टी। जो उससे नीचे वाली परत होगी बच्चों इसको क्या कहते हैं? प्रवार। और जो ये बीच में होता है इसको कहते हैं क्रोड। अब आप ध्यान देंगे कि इसको मैंने कट करके बताया। अगर हम पूरी पृथ्वी का फॉर्म ले तो देखिए ये हो जाता है क्रोड, ये हो जाता है आपका प्रवार, और ये जो एरिया बच रहा है ये हो जाता है भू प्रपर्टी। ये मतलब मैंने समझाने के लिए बताया है, ऐसा रेशियो होता नहीं है एकदम जैसे मैंने बनाया फिगर, तो आप समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? जैविक चट्टान का मतलब है कि जो जीवों से बनी हुई है। तो इसमें से कौन सी चीज है जो जीवों से बनी हुई है? ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल या कोयला। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों? कोयला। जब हजारों सालों तक पेड़ पौधे जो हैं वो जमीन के अंदर दबे रहते हैं तो उससे कोयला बनता है। इसको हम इसीलिए जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, और कोयले को ही हम जैविक चट्टान भी कहते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर आपको फ्री में सारी पढ़ाई मैं ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करती हूँ। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण है।
मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण नहीं, वृक्षारोपण से तो मृदा अपरदन नहीं होता है। कम वर्षा, हाँ हो सकता है। ओजोन का पतला होना, नहीं, इसका मृदा अपरदन से कोई संबंध नहीं है। वन कटाव, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों वो क्या है? वन कटाव। तो हम ऑप्शन डी को टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी है? तो देखिए पुराने जमाने की जो घड़ियां आती थी, या आज भी घड़ी होती है, तो यहाँ पे घड़ी लगी रहती थी और यहाँ पे एक ऐसे पेंडुलम लटका रहता था। तो ये कह रहा है कि इस पेंडुलम की गति कैसी है? तो ये पेंडुलम एक बार इधर जाता है और फिर इधर, मतलब ये यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है और फिर वापस यहाँ पे आता है। इस तरह की इसकी गति होती है बच्चों। तो इस गति को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? तो हमें पता है कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो क्या होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करती हूँ। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है। जब सूर्य, यहां लिख देती हूं मैं सन, और इसको लिख देती हूँ मून, और इसको लिख देती हूँ अर्थ। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो होता है चंद्र ग्रहण। पर यहाँ तो हमसे पूछ रहा है कि उपछाया से होकर, और पूर्ण चंद्र ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण। तो क्या होता है कि जब सूर्य की जो रोशनी होती है बच्चों, वो इस तरह से आती है, आप ध्यान देंगे, इस तरह से पृथ्वी पर पड़ेगी, और चंद्रमा पर क्या होगी? पृथ्वी की छाया जाएगी। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया जाएगी इस तरह से, देखिए इस तरह से, ये, हाँ ये छाया है और ये अब ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि ये वाला जो हिस्सा है जिसकी डायरेक्ट पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रच्छाया। क्या कहते हैं? प्रच्छाया। और ये जो साइड में आपको हल्की रोशनी जैसा दिख रहा है, ये होती है उपछाया। उपछाया। हमसे पूछ क्या रहा था कि जब उपछाया से होकर गुजरता है, यानी चंद्रमा कहां पर है इस समय? चंद्रमा हमारा यहां पर है, उपछाया वाले क्षेत्र में। तो जब उपछाया वाले क्षेत्र में होता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंशिक चंद्र ग्रहण। यानी देखेंगे जब इस एरिया में अगर हमारा मून है, इस वाले एरिया में पूरे, तो होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। और जब इस वाले एरिया में यहाँ पे या यहाँ पे होगा तो हमारा हो जाएगा आंशिक चंद्र ग्रहण। तो जब हमारा प्रच्छाया में होगा तो होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जब हमारा आंशिक यानी उपछाया में होगा तो हमारा होगा आंशिक चंद्र ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, या कोई नहीं? तो हमें पता है बच्चों कि द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। चालन विधि द्वारा किसमें होता है? चालन विधि द्वारा ठोस में होता है, यहीं पे हम नोट कर लेंगे। चालन विधि द्वारा ठोस में होता है और विकिरण द्वारा गैस में होता है। निर्वात में भी विकिरण द्वारा होता है। हमसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है, तो उसका भी आंसर होता है विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाज या हवाई जहाज में होती है कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा पूछ रहा है कि कौन सी ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा। 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। बाय बाय बच्चों।